निशा बहुत ही हंसमुख और मस्त मौला लड़की थी। और हो भी क्यों ना, अच्छा परिवार, अच्छा घर और प्यार करने वाला मंगेतर, सब कुछ था निशा के पास। वो दिल खोल के जीने और खाने में विश्वास रखती थी। उसके पिता मदन लाल उसके इस मिजाज से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन साथ में टीवी देखते अपनी बेटी से, बेटी सही में तेरी शादी हो जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी। अरे पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए हर रोज आ जाया करूंगी। निशा, तेरी शादी ही क्यों कर रहे हैं, अगर तुझे यहीं पर आके पड़ा रहना है। ये लो भाई, आ गई मैडम हिटलर। दोनों बाप बेटे ठठाकर हंसने लगे, पर लीलावती वो बिल्कुल गंभीर थी। हाँ, इस हिटलर की बात मानो और अपनी लाडली को थोड़ा लिहाज सिखाओ। ये तीसरा प्लेट लेके बैठी है चिकन की, इतना खाएगी तो अभी से फूल जाएगी। पापा, अरे भाग्यवान, 2 महीने में मेरी बिटिया घर से विदा हो जाएगी, फिर कहाँ इतना आराम से बैठकर चिकन खाएगी। खा लेने दो उसे। ये सुनते ही निशा अपने पिता के कंधे पर सिर रख के मुस्कुराने लगी और लीलावती उसने अपना सिर पकड़ लिया। इन दोनों बाप बेटी का कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही दिन बीतते गए। निशा की शादी का दिन आ गया। बिटिया को ब्याह देख दोनों माँ पिताजी बहुत भावुक हो उठे। लीलावती नम आंखों से निशा से, बेटा अपना ख्याल रखना और दामाद जी को किसी शिकायत का मौका मत देना। जी माँ, मैं अंगद को बहुत खुश रखूंगी। अपनी बात को खरी करते हुए निशा अंगद का बहुत ध्यान रखती थी। उसे समय पर टिफिन देना, उसके कपड़े तैयार रखना, उसकी सारी बातें मानना, सभी चीजों का बखूबी ध्यान देती थी निशा। बस अपनी एक आदत से वो हार जाती थी, चिकन खाने की लत। घर के सारे काम खत्म होने के बाद वो चिकन सूप या फिर चिकन नगेट्स आदि चिकन के पकवान बनाकर सास बहू का ड्रामा देखने के लिए अपनी सास के साथ बैठ जाती थी। 2 घंटे का सीरियल होता था और 2 घंटे तक निशा का मुंह चलते ही रहता था। एक दिन उसकी सास निशा से, निशा बेटी, एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें देखकर तो कभी कभी मुझे लगता है कि चिकन ही तुम्हारा पहला प्यार होगा। इसमें कोई शक है क्या सासू माँ? मुझे तो माँ हमेशा कहती थी कि बचपन से ही चिकन को देखकर तेरे मुंह से नदियाँ बह जाती थी। निशा की कही बातों से निशा और उसकी सास दोनों हंसने लगी, लेकिन उसकी सास इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि निशा की माँ ने झूठ नहीं बोला था। निशा चिकन को लेकर पागल थी। ये पागलपन उसे विरासत में मिली थी। उसके दादाजी, उसके पिता सभी चिकन पर जान लुटाते थे। वो खाने में, नाश्ते में हर समय चिकन का ही सेवन करते थे। इतना ही नहीं तो बीते 24 साल में निशा का एक दिन भी ऐसे नहीं गुजरा था जिस दिन उसने चिकन ना खाया हो। फिर आया श्रावण का महीना तो उसकी सास निशा से, बेटी निशा, मुझे लगता है ये चीज तुम्हें पता होगी, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ, हम श्रावण के महीने में मांसाहार भोजन नहीं करते, तो तुम भी चिकन नहीं खा सकती हो। क्या? पर अंगद ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। अब बता दिया ना, कल से श्रावण शुरू हो रहा है, आज चिकन मत खरीदना। निशा ये बात सुनकर निराश हो गई। उसने अपने मायके में कभी भी इस उसूलों का पालन नहीं किया था। जब रात को अंगद घर आया तो निशा उससे, क्यों अंगद, तुमने ये बात मुझे बतानी सही नहीं समझी? क्या हुआ निशा, इतनी परेशान क्यों हो तुम? चिकन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी माँ श्रावण महीने में चिकन खाने नहीं देती। क्या? इस बात को लेकर इतना सोचने की क्या बात है? मुझे लगा कोई मसला हो गया। एक ही तो महीने की बात है, कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अंगद ने निशा की परेशानी को हवा में उड़ा दिया। अगले दिन निशा थके हुए अवस्था में काम कर रही थी। उसे देख के ऐसे लग रहा था कि उसे बहुत दिनों से खाना नहीं दिया गया था, लेकिन वो अंगद और उसकी सासू माँ को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने हिम्मत बनाए रखी। उस दिन घर पर पूजा थी और पास की सभी औरतें उसमें सम्मिलित होने आए थे। निशा के गुणवान होने की तारीफ करते हुए एक औरत बोली, सही में बहन, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी कितनी सुंदर और सुशील है, मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए। मुर्गे? हाँ, मुझे भी मुर्गे चाहिए। सभी औरतें निशा की ओर देखने लगी। निशा होश में आई और बात को संभालते हुए, मेरा मतलब था यहीं से मुड़ के एक मंदिर पड़ता है, वहाँ प्रार्थना करने से शंभुनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सभी ने उसकी बात मान ली
और आपस में बातें करने लगी। निशा यहाँ सिर पकड़े बैठी थी। उसके दिमाग में बस चिकन ही चिकन घूम रहा था। हे भगवान, ये कैसी विपदा में आ फंसी हूँ। उस रात निशा अधमरी सी हालत में आ गई थी। सुबह सवेरे चिकन की स्वाद लेने वाली निशा को यह व्रत वनवास से कम नहीं लग रहा था, पर वो किसी को भी अपने पागलपन की भनक नहीं लगने दे सकती थी। उसने किसी तरह से अपने मन को शांत किया और तभी उसकी सास ने अंगद को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। कमरे में जाकर निशा, अंगद खाना खाने चलो। तभी उसकी नजर चिकन से भरे बाउल पर पड़ी। अंगद चुपके से कमरे में चिकन खा रहा था। ये नजारा देखकर निशा के अंदर जैसे कोई आत्मा घुस गई। अंगद, मुझे भी चाहिए चिकन। और वो अंगद पर कूद पड़ी। उसे पागल सा देखकर अंगद डर गया। क्या हो गया है तुम्हें निशा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंगद ने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया और अचानक से निशा बेहोश हो गई। उसे ऐसी हालत में देखकर अंगद बहुत चिंता में पड़ गया। तभी उन दोनों की आवाज सुनकर अंगद की माँ ऊपर आ गई और वहाँ का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गई। दोनों निशा को लेकर अस्पताल गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद निशा ने अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? निशा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं और माँ बहुत चिंता में थे। ऐसा क्यों? तभी निशा को घटी सारी घटनाएं याद आ गई। वो शर्म से पानी पानी हो गई, पर उसे इस बात से धक्का लगा जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज्यादा था कि उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसका कारण पूछने पर डॉक्टर ने उसे बताया, मिस निशा, हर रोज के चिकन के सेवन से आपका ये हाल हुआ है। चिकन में पाए जाने वाले प्रोटीन जब अधिक मात्रा में लिए जाते हैं तो वो दिल के लिए हानिकारक होते हैं। मेरी सलाह होगी कि आप कुछ महीनों के लिए चिकन का सेवन पूरी तरह से बंद कर दे और जब खाए भी तो कम ही मात्रा में खाए। समझ गई डॉक्टर, मैं अब इस बात का ध्यान दूंगी। जान पर आए सवाल ने निशा को उसके माँ की हिदायत याद दिला दी और उसने तय किया कि वो मेडिकल हेल्प से चिकन की लत से बाहर निकलेगी। कुछ ही महीनों में निशा की चिकन खाने की लत छूट गई और अंगद को भी अच्छी सीख मिली थी कि बीवी को धोखे में रखकर श्रावण में चिकन खाना कितना खतरनाक हो सकता है। किसी भी चीज की लत हानिकारक होती है, इसीलिए लत लगने से खुद को बचाइए। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के गांव में रमेश और उमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों दोस्त मछली पकड़ने का काम किया करते थे। दोनों हर रोज सुबह जल्दी उठकर नदी पर जाते थे और मछली पकड़कर पास के मछली बाजार में ही बेचते थे। उससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। एक दिन दोनों कुछ मछली पकड़कर फिर से मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अब वो दोनों थोड़ा आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक भिखारी उनके पास आता है और वो उन दोनों से, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो भैया, आपकी बहुत मेहरबानी होगी भैया। उसकी बातें सुनकर रमेश को उस भिखारी पर दया आती है। वो अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खाना निकालता है और भिखारी को देने ही जा रहा था कि तभी उमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और, अरे रमेश, रुको जरा, मुझे इससे पहले कुछ पूछना है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो, करते क्या हो? साहब, मेरा नाम मधु है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। मेरे पास काम नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ साहब। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो साहब। अच्छा, तो सुनो, हमारे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है और हमें सारा दिन काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। तुम भी तो जवान हो, क्या भीख मांगते वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगता? हम तुम्हें खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें आज के दिन के लिए हमारा मछली पकड़ने का जाल जरूर दे सकते हैं। सोच लो। लेकिन मुझे मछलियाँ पकड़ना नहीं आता साहब। उससे अच्छा तो आप मुझे कुछ खाने को दे दो साहब। बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें सिखाएंगे मछली कैसे पकड़ते हैं। तुम मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेच देना ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल सके। जवान हो, जवान की तरह काम करना सीखो। भीख मांगना तुम्हारे जैसे जवान को शोभा नहीं देता। अगर मछली पकड़कर बेचोगे तो तुम्हारे पास दिन के अंत में खुद के भोजन खरीदने के पैसे होंगे। तुम खुद के लिए तो मछली पकड़ना सीख ही सकते हो ना। मधु पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर निराश मन से ही रमेश और उमेश के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है।
दिन भर रमेश और उमेश मधु को मछलियाँ कैसी पकड़ी जाती है ये सिखाते हैं। अब दिन के अंत में रमेश, अरे चलो, अब हमारे पास जितनी मछलियाँ है उसे लेकर बाजार में जाते हैं। लेकिन मछली बाजार कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे मधु, तुम हमारे साथ ही मछली बाजार चलो। अब तीनों मिलकर मछली बाजार जाते हैं और अपनी अपनी मछलियाँ बेचने लगते हैं। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। उमेश और रमेश के हमेशा के ग्राहक उनसे मछलियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन मधु अपनी एक भी मछली नहीं बेच पाया था। वहाँ का शोर और उसकी आवाज ना लगाने के कारण वो अपनी एक भी मछली बेच नहीं पाता। अब रमेश और उमेश उसकी मदद करने लगते हैं। तभी थोड़े गुस्से से मधु, साहब, ये तो बहुत आसान होता अगर आप दोनों मुझे थोड़ा सा खाना दे देते। देखो, मछलियाँ पकड़कर भी कोई नहीं ले रहा। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जवान होकर किसी के सामने लाचार होकर भीख मांगना बहुत आसान है ना? आगे तुम्हें जो लगे तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखना, तुमने मेहनत की है तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। उमेश की बात खत्म हुई भी नहीं थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से एक आदमी गाड़ी के नीचे उतरता है और मधु से, अरे भाई, ये पूरी मछलियाँ कितने में दोगे? साहब, पूरी मछली के 1000 रुपए होंगे। ठीक है, सब मछली गाड़ी में रख दो। वो अमीर आदमी मधु की सारी मछलियाँ खरीद लेता है और उसके हाथ में पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पैसे देखकर मधु की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो खुशी से, देखो रमेश और उमेश भैया, मुझे 1000 रुपए मिले हैं, वो भी अपनी मेहनत के। अगर मैं जिंदगी भर भी भीख मांगता तो इतने पैसे एक साथ में कभी नहीं देख पाता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब थोड़ी ही देर बाद उमेश और रमेश मधु को लेकर एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ से मधु के लिए एक नया मछली पकड़ने का जाल खरीदते हैं। मधु रमेश और उमेश का फिर से धन्यवाद करता है और वहाँ से खाना खरीदने के लिए चला जाता है। मधु के जाने के बाद उमेश रमेश से, देखा रमेश, अगर उस वक्त तुमने मधु को खाना दिया होता तो वो खाना खा लेता और फिर रात को भूखा रह जाता और इधर उधर फिर से भीख मांगता रहता। अब वो जीवन भर मेहनत करके अपना पेट भरेगा और कभी भी भूखा नहीं सोएगा। हाँ उमेश, बिल्कुल सच बात कही है तुमने। अब वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। अब उसे खाने के लिए किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों दोस्त उस दिन खुशी खुशी अपने घर चले गए। उन दोनों ने आज एक भिखारी को काम सिखाकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी को भीख देने के बजाय उसे कोई छोटा मोटा काम सिखाया जाए तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है।